हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंडियन पॉलिटिकल थॉट में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, उनके ऊपर, उनके विचारों के ऊपर बात करने से पहले हमें कुछ बातों को समझ लेना जरूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर हमें किसी विचारक के विचारों को समझना है या किसी थिंकर्स के, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, या किसी भी थिंकर्स को आप पढ़ना चाहते हैं, उनके विचारों को समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वो किस परिस्थिति में अपने विचारों को दे रहे हैं और उनका कैसा बैकग्राउंड रहा है, मतलब कौन से परिस्थिति में उन्होंने जन्म लिया है, किस बैकग्राउंड में उनका पालन पोषण हुआ। अगर आप उनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके उनके विचारों को भी समझना आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बैकग्राउंड, अपने जो सर्कल है, अपने आसपास के चीज़ों से प्रभावित होता है और वही हिसाब से उनके विचार में भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमको थिंकर्स की जो परिस्थितियां हैं, उनके जो हिस्ट्री, जो जीवन का परिचय रहा है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी हो जाता है ताकि हम उनके विचारों को समझ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ऊपर में, और बात करते हैं कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक दो बार देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में और उनका फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या रहा है दयानंद जी के, उसके ऊपर बात करेंगे। पॉलिटिकल थॉट और सोशल थॉट ऑफ स्वामी दयानंद, पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी है, और एजुकेशन आइडिया ऑफ दयानंद, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी दयानंद टू द इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वर्क ऑफ स्वामी दयानंद, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, आप जो भी लिखना पढ़ना है वो आप बुक से भी देख सकते हैं। मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि आपको अच्छे से समझ में आए, और समझाने का ही मेरा उद्देश्य है कि समझ में अच्छे से आ जाएगा तो बच्चे कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बुक्स में तो सब कुछ ही लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो लाइफ की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 1824 में। 1824 में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। जन्म का स्थान था फ्रेंड्स गुजरात, गुजरात में, गुजरात में इनका जन्म हुआ। और गुजरात में एक जगह थी काठियावाड़ा करके, काठियावाड़ा एक जगह थी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, ये बचपन से ही जो प्रथा थी ब्राह्मणों की, मूर्ति पूजा और जो कुप्रथाएं थी, उनका विरोध करते थे और उनको ये अच्छा नहीं लगता था। ये तार्किक व्यक्ति थे और ये 21 वर्ष की अवस्था में अपने विवाह से बचने के लिए ही घर से छोड़कर निकल लिए थे, और ज्ञान के लिए, अमरत्व और प्रकाश, इन सभी को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान, सबसे ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया और इधर उधर भटकते रहे। 1800, अगर हम 1845 से लेकर के 1860 तक, कहा जाता है कि 1860 तक ये ज्ञान के लिए भटकते रहे। और इन्होंने मथुरा में, मथुरा में स्वामी स्वामी विरजानंद करके, विरजानंद विरजानंद करके इनके गुरु थे। उनसे इन्होंने पतंजलि, योग और वेदों की जो मूल कृति थी उनका यहाँ पर अध्ययन किया 1860 तक। 1864 में जब इन 1864 आया टाइम, तो 1864 में इन्होंने सार्वजनिक सार्वजनिक रूप से संदेश देना संदेश देना शुरू कर दिया। जो इनके विचार थे, जो इन्होंने अब तक ज्ञान अर्जित किया था, जो इन्होंने अनुभव किया था, उसके बारे में लोगों को बताने लगे और शास्त्रार्थ करने लगे। शास्त्रार्थ का मतलब यहाँ पर ये है कि कई लोगों से, ब्राह्मणों से, पंडितों से, उनके ज्ञान से और अपने ज्ञान से कंपटीशन होने लगा कि कौन सही बोल रहा है। तो इन्होंने कई लोगों को हराया, काशी में शास्त्रार्थ किया, कई लोगों को हराया है काशी में आकर के। तो जो लोग हारे, कई इनके शिष्य भी बन गए, और इन्होंने ब्राह्मणों की जो कुप्रथाएं चल रही थी, जैसे कि पैसे लेना या मूर्ति पूजा, उस तरीके का इन्होंने काफ़ी आलोचना किया। तो ये काफ़ी रैशनल व्यक्ति थे और इन्होंने सबसे ज़्यादा बात किया फ्रेंड्स वेद पर, सबसे ज़्यादा बात किया इन्होंने वेदों पर। और इन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। कहाँ? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। इनका मानना ये था कि समाज की जो भी ज़रूरतें हैं और ज्ञान विज्ञान की, वो सभी बातें
जो एक व्यक्ति को विकास के लिए चाहिए, एक समाज को विकास के लिए चाहिए, एक राज्य को विकास के लिए चाहिए, वो सभी बातें हमें कहाँ देखने को मिलती है, वेदों में देखने को मिलती है। वेदों में उस तरीके से नहीं कि जैसे पंडित ब्राह्मणों ने बना रखा है अपने अपने हित के लिए, नहीं। इनका ये कहना था कि वेद ही वो मूल कृति है जिसमें अगर अच्छे से समझा जाए तो वो हम सभी सारे ज्ञान हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और उसी के अनुसार एक व्यक्ति को अपना जीवन, एक राज्य को अपने जीवन चलाना चाहिए। फ्रेंड्स, इनके विचारों को हम ये देख सकते हैं कि ये उस समय अपने विचार दे रहे थे जब जो ब्रिटिश शासन था उसका शिकंजा पूर्ण रूप से कसता जा रहा था भारत में, और भारत के लोग आलस से और मतलब पूर्ण रूप से उदासीन हो चुके थे। वो ये, और जो वेस्टर्न के जो संस्कृति थी, ईसाई मशीनरी थी, चर्च यहाँ पर खोल रहे थे और वो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस सभी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया, और उस टाइम पे इन्होंने लोगों को ध्यान आकर्षित किया कि उनकी जो वेस्टर्न की संस्कृति है उनसे बेहतर हमारी संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है। पुरातन संस्कृति का मतलब यहाँ के हमारे वेद हैं। हमारे वेदों को इन्होंने उठाया और लोगों में बताया। वेदों को बहुत आसानी से इन्होंने बताया कि देखो ये वेद हैं, इनमें ये चीज़ें हैं और ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो इन्होंने वेदों में के ऊपर बात किया और लोगों में एक जान फूंकी, एक नई, कि हाँ हमारी संस्कृति पर भी हम गौरव कर सकते हैं, ना कि किसी वेस्टर्न की कल्चर पर। फ्रेंड्स, हमने ब्रह्म समाज के ऊपर बात किया कि ब्रह्म समाज क्या था, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा था, वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहा था और लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, तो ब्रिटिश शासन की ओर ज़्यादा उनको महत्व दे रहे थे। लेकिन वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने अध्यात्म के जरिए, अपने वेदों के जरिए लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षित किया और जगाया, और बहुत ही बड़ा काम किया। फ्रेंड्स, इन्होंने 1875 में फ्रेंड्स, एक मिनट, 1875 में 10 अप्रैल को 1875 में मुंबई में इन्होंने फ्रेंड्स आर्य समाज, जो कि आप एक मिनट, सॉरी मिनट, जो कि आप कहीं पे भी अपने आसपास या कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आर्य समाज के शिक्षा संस्थान खुले हुए हैं, आर्य समाज के कॉलेज खुले हुए हैं, या आर्य समाज के कोई ना कोई संस्थान आपने जरूर देखा होगा। तो फ्रेंड्स, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया 1875 में मुंबई में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दिया था। और ये आर्य समाज का फ्रेंड से काम क्या था, धर्म के क्षेत्र में काम था, वेदों के लिए, सनातन धर्म के, और इनका काम था शिक्षा के क्षेत्र में। इनका काम था शिक्षा में, को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। तो शिक्षा, धर्म, समाज के जो कृतियां फैली थी उससे अलग हट करके इन्होंने विचार दिया। और आर्य समाज एक ऐसा समाज, एक ऐसा संस्थान था जो किसी खास वर्ग या किसी ब्राह्मणों के लिए ही नहीं खुला हुआ था, वो सभी के लिए खुला हुआ था। चाहे फिर आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति से के बिलोंग करते हो, चाहे आप शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, आप आर्य समाज में शामिल हो सकते थे, आर्य समाज में मतलब शामिल हो सकते थे। तो ये था इनका आर्य समाज। तो इनका था ये फ्रेंड्स जीवन परिचय। और अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो जो राजस्थान था, कहाँ फ्रेंड्स, राजस्थान में, राजस्थान के कई जो महाराणा थे, उदयपुर के महाराणा, उदयपुर के उदयपुर के महाराणा इनके शिष्य बन गए थे, और भी कई जो राजा महाराजा थे इनके शिष्य बन गए थे। और ऐसा माना जाता है कि 1838, 1839 को एक मतलब षड्यंत्र हुआ राजस्थान में इनको मारने के लिए, और विष दे करके इनको मार दिया गया। और इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि जिसने भी विष दिया था उसको भी इन्होंने माफ कर दिया कि नहीं, इसको कुछ नहीं कहना। तो फ्रेंड्स, इनका ये था जीवन परिचय। अब बात करते हैं इनके अगले विचार पर। ये जीवन परिचय था, अब बात करते हैं अगले पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, कुछ पॉइंट्स पर बात किया है, और इन पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद की बात करें, फ्रेंड्स, जैसे हमारे नेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक, जो डायरेक्टली ब्रिटिश शासन से मतलब सामना कर रहे थे, उस तरीके से स्वामी दयानंद जी नेता कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, एक सन्यासी थे। लेकिन इनके मन में भारत के राष्ट्रवाद के प्रति गहरी मतलब आस थी। ये चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, लेकिन ये डायरेक्टली
ब्रिटिश शासन से मुकाबला या उस तरीके से लड़ाई इन्होंने नहीं किया। हाँ, अपने विचार राष्ट्रवाद पर दिए और उन्होंने बहुत सारी बात भी किया। अपने जो उनकी पुस्तक थी उसमें भी इन्होंने बात किया। तो ये राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित थे, मतलब चाहते थे कि स्वतंत्र हो। और एक इनका जो राष्ट्रवाद था फ्रेंड्स, इनका जो राष्ट्रवाद था ये कोई भौतिकता पर आधारित ना होकर अध्यात्म पर आधारित था। आध्यात्मिक आध्यात्मिक था फ्रेंड्स, आध्यात्मिक। इनका फ्रेंड्स आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था, जो आगे चल कर के अरविंद ने भी अपनाया। स्वामी दयानंद सर, वो स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की। तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था और ये वेदों पर महत्व देते थे और मानते थे कि वेद में वो सभी चीजें हैं जो समाज को चाहिए, और वेद हमें अपने वेदों के अनुसार ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए और अपने समाज का भी उद्धार करना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रवाद और स्वामी दयानंद के ऊपर स्वामी दयानंद जी के विचार थे। अब बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद तथा आर्य समाज के संबंधों की अगर बात करें तो आर्य समाज से ही फ्रेंड्स लाला लाजपत राय, जिन्हें बाल पाल लाल के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद, तो ये तीनों आर्य समाज से ही जुड़े हुए थे। और आर्य समाज ने बंग भंग आंदोलन जो 1905 में हुआ था, जब बंगाल को अलग करके बनाया गया, तो उस आंदोलन में आर्य समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने जाति प्रथा के ऊपर बात किया, जाति प्रथा की आलोचना किया, स्वदेशी स्वराज और जो स्वशासन, इस तरीके की बात किया। तो भारत राष्ट्रवाद, जो भारतीय राष्ट्रवाद था, उससे गहरा लगाव था आर्य समाज का। और आर्य समाज से ही जुड़े कई लोग आगे चल करके जो उग्रवादी, हम कहते हैं ना कि ये उग्रवादी पंथ, उग्रवादी नरमवादी हैं, तो आर्य समाज से ही वो लोग जुड़े हुए थे जो उग्रवादी की श्रेणी में आते हैं। और इनके विचार लोग सिर्फ याचना प्रार्थना से ही हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता है, हमें खुद कार्य करने पड़ेंगे। तो आर्य समाज का इसमें कंट्रीब्यूशन था, भारतीय राष्ट्रवाद में भी कई लोग इसमें जुड़े हुए थे। फ्रेंड्स, दयानंद के अगर लोकतंत्र संबंधी विचारों की बात करेंगे तो हम इनसे इनके लोकतंत्र, ये लोकतंत्र के समर्थक थे। लोकतंत्र का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स ये है कि कोई भी जो विचार है, कोई भी समस्या है, उसका समाधान किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था द्वारा ना होकर सभी लोगों के निर्णय, सभी लोगों के बातचीत या समझबूझ से ही निर्णय हो, तो लोकतंत्र ये होगा। तो लोकतंत्र के ये समर्थक थे और ये मानते थे कि लोकतंत्र होना चाहिए। और लोकतंत्र के इनके विचार को हम इस तरीके से समझते हैं कि इनकी जो संस्था थी आर्य समाज, उनमें इन्होंने यह व्यवस्था किए थे कि कोई एक व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं चुना जाएगा, और जिन अधिकारियों का चुनाव होगा, वो जिन अधिकारियों को इसमें रखा जाएगा वो चुनाव के जरिए ही आएंगे। तो ये इतने लोकतंत्र के समर्थक थे। प्रबुद्ध राजतंत्र की बात करें तो फ्रेंड्स, इन्होंने प्रबुद्ध जो राजतंत्र था, वेद और जो मनु के विचार थे, जो मनु के विचार थे, उनका समन्वय किया, समन्वय करके प्रबुद्ध राजतंत्र का समर्थन किया। प्रबुद्ध राजतंत्र का मतलब यहाँ पर ये फ्रेंड्स है कि राजा अपने हित में काम नहीं करेगा, राजा जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। और राजा धर्म के, जो धर्म है उसके प्रति निर्भर, उसके प्रति ही मतलब उत्तरदायी रहेगा। ऐसा लोगों के प्रति भी है, लेकिन धर्म के अनुसार ही काम करेगा, वो धर्म से भटक कर काम नहीं करेगा। धर्म का मतलब यहाँ पर ये धर्म नहीं है कि वो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसा धर्म नहीं। धर्म का मतलब ये कि वो जो जिस काम के लिए राजा को चुना गया है, जो काम उसे दिया गया है, वही काम करेगा, ना कि वो अपने हित में करेगा। लोग अगर दुखी हैं तो उनकी ओर नहीं ध्यान देगा, ऐसा नहीं है। तो प्रबुद्ध राजतंत्र का मतलब फ्रेंड्स यहीं पर ये हुआ कि वो काम करेगा कैसे, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। तो प्रबुद्ध राजतंत्र का मतलब ये हो गया फ्रेंड। तो ये प्रबुद्ध राजतंत्र को भी स्वीकार करते थे। पूर्ण स्वराज की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये पूर्ण स्वराज को, जो पहले पूर्ण स्वराज की बात किया बाल गंगाधर तिलक, फिर जवाहरलाल नेहरू चल करके आगे बात किया, सबसे पहले ही इन्होंने बात कर दिया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। शासन चाहे कितना भी अच्छा हो, विदेशी शासन विदेशी ही होता है, हमें हमारे लोगों के ऊपर अपना खुद का शासन होना चाहिए, ना कि किसी विदेशी शक्ति का शासन होना चाहिए। तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की पहले ही बात कर दिया था। और इन्हीं के विचारों को आगे चल करके जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग थे, उन्होंने इनके विचारों को माना और स्वीकार भी किया और पूर्ण स्वराज की मांग भी किया। तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया। फ्रेंड्स, ये हिंदी भाषा को महत्व देते थे और इनका मानना ये था कि जो हमारे
जो हमारी भाषा है, एक भाषा एक देश होना चाहिए जो एक संपर्क सूत्र का काम करेगी। जब एक भाषा ऐसी होगी कि जिससे विचारों का आदान प्रदान आसानी से हो सकेगा, तो लोग अपने को जुड़ाव महसूस करेंगे, राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम भावना उनके और महत्व भावना बढ़ेगी। तो इन्होंने एक हिंदी भाषा को महत्व दिया फ्रेंड, किसे, हिंदी को, हिंदी को महत्व दिया। और इन्होंने अपने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश, जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था इन्होंने हिंदी में ही लिखा था, तो इनको हिंदी का इन्होंने महत्व दिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ग्राम शासन की। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी मूल शासन की इकाई है, हमें प्राचीन में देखने को, हमारे वेदों में भी देखने को मिलती है, जो सभा थी, सभा में लोग चुन के आते थे, सभा के अनुसार शासन होता था। उसी तरीके से ग्राम शासन की भी इन्होंने बात किया कि एक ग्राम में एक प्रधान हो, दूसरे ग्राम में दूसरा प्रधान हो, और ऐसे ही ग्रामों को मिला करके 10 ग्रामों के ऊपर एक अधिकारी, 20 ग्राम के ऊपर दूसरा अधिकारी, ग्राम का मतलब गांवों को, 20 ग्राम को निगरानी रखने के लिए एक एक अधिकारी, उच्च अधिकारी होने चाहिए। तो इन्होंने ग्राम प्रशासन की पहले ही बात कर दिया था, जहां आगे चल करके गांधी जी भी उसी की बात करते हैं। तो ग्राम प्रशासन पर इनका समर्थन था और ग्राम प्रशासन की ये बात करते थे कि एक उच्च अधिकारी होने चाहिए और ऐसे ही हायरार्की होनी चाहिए कि ग्राम में एक अलग अलग ग्रामों में अलग अलग प्रधान, फिर उन ग्रामों को मिला करके 5, 2, 3, 5, 100 ग्रामों के ऊपर एक एक अधिकारी। तो इस तरीके से उन्होंने ग्राम प्रशासन की भी बात की। स्वदेशी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इन्होंने कहा कि स्वदेशी एक कर्तव्य है, हमारा धार्मिक कर्तव्य कि हम अपने चीज़ों को अपनाएं, ना कि ब्रिटिश की जो सामान आ रहे हैं उनके प्रयोग करें। जब हम अपने सामान को प्रयोग करेंगे, हम अपनी चीज़ों को प्रयोग करेंगे, तो हमारे उद्योग बढ़ेंगे, ना कि ब्रिटिशों के। तो इन्होंने स्वदेशी की बात किया और यही स्वदेशी जो 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसमें रचनात्मक काम किए थे, जिसमें कि विदेशों के कपड़ों को जलाना, होली जलाना, इस तरीके के जो रचनात्मक काम किए थे वो इन्हीं के विचारों से ही प्रेरित थे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इनके अहिंसा। फ्रेंड्स बुक्स में और डिस्क्राइब अच्छे तरीके से दिया गया है, आप यहाँ पर अच्छे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप समझें कि ये कहना क्या चाह रहे थे। अहिंसा की धारणा पर बात करें तो फ्रेंड्स ये पूर्ण अहिंसा के समर्थक नहीं थे। पूर्ण अहिंसा का मतलब ये है कि आप कोई मार रहा है, कोई गाली मतलब आपको मार के जा रहा है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये तो, और कोई अपराध कर रहा है तो उसे दंड नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये सन्यासी होने के बावजूद इन्होंने, सन्यासी होने थे तो इन्होंने अहिंसा का पालन किया, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण समर्थन नहीं करते थे कि हमेशा अहिंसा सही है, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने अपराध किया है, डाकू चोर है, तो शासन में, समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, समाज को बनाए रखने के लिए दंड भी देना जरूरी है। तो यहाँ पर इनके जो दंड संबंधी और अहिंसा संबंधी है, इनके विचारों को दोनों को एक को ही मिला देते हैं। तो इन्होंने पूर्ण समर्थन नहीं किया हिंसा का, कभी कभी हिंसा भी जरूरी हो जाती है समाज के लिए। और दंड संबंधी जो इनका विचार था, इनका मानना था कि जो राजा है वो दंड मतलब धर्म ही दंड है, और दंड की आवश्यकता समाज में हमेशा बनी रहती है और आगे भी बनी रहेगी। इनका विचार ये था, क्योंकि समाज में सभी लोग समान नहीं है, सभी लोगों का विचार एक समान नहीं है। तो जब समाज में असंतुलन या कोई अपराध करता है तो उसे दंड का भागी होना चाहिए और दंड भी दिया जाना चाहिए। तो इनका ये दंड संबंधी इनका ये विचार था फ्रेंड। राज्य कल्याणकारी स्वरूप की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये नहीं कहते थे कि सिर्फ एक पुलिस राज्य हो। पुलिस राज्य का मतलब ये होता है कि समाज को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। सिर्फ पुलिस राज्य का मतलब ये कि समाज सिर्फ उसकी सुरक्षा करता है कि बाहरी आक्रमण ना हो। ये इस तरीके के राज्य की बात नहीं करते थे, ये बात करते थे कि एक कल्याणकारी समाज हो, जहाँ पर लोगों को उसके विकास के उठाने के लिए उन सभी समस्याओं को राज्य हटाए, सभी समस्याओं को राज्य दूर करेगा जिसके उसके व्यक्ति के विकास में बाधाएं आ सकती है। तो एक कल्याणकारी राज्य की बात किया, और जो कि जैसे जाति व्यवस्था को खत्म करना, उनके विकास के लिए राज्य को काम करना है, और भी कई योजनाएं चलाना। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि एक वेलफेयर सोसाइटी है समाज में, एक वेलफेयर सोसाइटी है देश में, और जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल खोलना, सरकारी बसें चलाना। तो ये क्या है, वो लोग जो प्राइवेट बसों को या प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार अलग से, उनके लिए सरकार खोलती है और कोई भी उसमें पढ़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सरकार कम पैसों पर भी वो, तो इस तरीके का कल्याणकारी राज्य हो जाता है। तो इन्होंने कल्याणकारी राज्य की भी फ्रेंड्स बात किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने कल्याणकारी राज्य की भी
बात किया। फ्रेंड्स, अगर उनके हम फिलोसफिकल फाउंडेशन की बात करें तो इनका फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या था, ये एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी मतलब एकेश्वरवादी, ईश्वरवादी। ये नहीं कहते ये हिंदू, ये नहीं कहते थे कि ये शंकर पूजा ये वो या बहु जो देव थे उनकी ये बात नहीं करते। एकेश्वरवादी मतलब एक वेद, ओनली वेद, वेदों को ये ईश्वर की सृष्टि रचना मानते थे, सही है। और कहते थे कि ईश्वर द्रव्य पदार्थ जो है ये अलग अलग मतलब प्राकृतिक, ये हमेशा निरंतर बने रहते हैं और इंसान जो ईश्वर की पूजा करके, ईश्वर का आराधना करके भी नैतिक नियमों का पालन कर सकता है और नैतिक आचरण कर सकता है, इनका ये मानना था। और ये कहते थे कि जो हमारे वेद हैं, वेदों को ये बहुत महत्व देते थे और वो कहते थे कि हमें अपने वेदों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहिए और वेद पर ही इन्होंने अपने सारे जितने भी विचार थे वो वेदों पर ही रखे। इन्होंने कहा कि ज्ञान विज्ञान की वो सभी बातें जो हम कहीं और खोजते हैं वो वेदों में ही हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये हर्बर्ट स्पेंसर और अन्य की तरह संशयवादी या शक्की व्यक्ति नहीं थे, ये वेदों पर ही आधारित है और इनकी काफी पकड़ थी, पूर्ण वेदों, काफी पकड़ थी वेदों और उपनिषदों पर। तो इनका था फ्रेंड्स फिलोसफिकल फाउंडेशन, इन्हीं पर इनके ये विचार थे। अगर हम सोशल थॉट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, सोशल जो समाज में थे उनके ऊपर इन्होंने ये विचार किया कि समाज में व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति समाज से, यानी ये यहाँ पर ये देखिए कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति और ये समाज, समाज एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक, एक दूसरे के पूरक है। समाज में ही व्यक्ति रह करके अपनी विकास कर सकता है और समाज में ही व्यक्ति रह करके अपना पूर्ण विकास कर सकता है। और समाज को भी व्यक्ति की जरूरत होती है क्योंकि व्यक्तियों के समूहों से ही समाज का निर्माण होता है। तो इन्होंने व्यक्ति और समाज के ऊपर अपने विचार दिए। साथ ही इन्होंने बात किया कि जो समाज में फैली जो कुप्रथाएं हैं, जो कुप्रथा फैली हुई है कि जैसे जाति, जाति प्रथा, इसका विरोध किया। हालांकि इन्होंने वर्ण आश्रम का समर्थन किया लेकिन जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने कहा कि हमें किसी व्यक्ति को ये नहीं मानना चाहिए कि वो इस जाति या शूद्र जाति से बिलोंग करता है तो हमेशा उसे शूद्र ही माना जाएगा। व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनता है। अगर उसके अंदर वो योग्यता है बड़े बनने की, वो क्षमता है कि वो ब्राह्मणों जैसा काम कर सकता है तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आएगा। ये जरूरी नहीं कि वो शूद्र हो। अगर ब्राह्मण में ये योग्यता नहीं है कि वो ब्राह्मण जैसा काम कर सके तो वो शूद्र की कैटेगरी में या अदर कैटेगरी में आ सकता है। तो इनका ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार था उस टाइम पे जब लोग जातियों के नाम पर लोग बटे हुए थे। ब्राह्मणों का एक अलग ही प्रभुत्व था, वैश्यों का एक अलग प्रभुत्व था। तो उस टाइम पे इन्होंने कहा। और इसके साथ ही इन्होंने ये बताया कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी असफलता का कारण यही था कि जो रियासतें थी उन्होंने पूरा क्रांति में भाग नहीं लिया, जिसकी वजह से क्रांति असफल हुई। फ्रेंड्स, इसके साथ इन्होंने जो स्त्रियां थी, स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों के विवाह पर बात किया और बाल विवाह, जो बाल विवाह था, बाल विवाह, बाल विवाह, इसका विरोध किया और कहा कि स्त्रियों को 16 वर्ष, एक मिनट फ्रेंड, स्त्रियों को 16 वर्ष और जो लड़के हैं उनको कितना, 25, सर, स्त्रियों को 16, एक मिनट फ्रेंड्स, ये अभी चला गया वापिस, कहाँ गया, हाँ ये सोशल पे। उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां हैं इनके लिए तो 16 वर्ष और जो पुरुष इनके लिए 25 वर्ष। इन्होंने डिसाइड किया कि इसी उम्र में इनको विवाह करना चाहिए और विवाह करते वक्त स्त्री की जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं उससे पूछ लेनी चाहिए, जो पुरुष की इच्छाएं हैं उससे पूछ लेनी चाहिए। मतलब किसी दबाव में विवाह नहीं करना चाहिए कि समाज ने मतलब परिवार ने तय कर दिया तो विवाह हो जाए, ऐसा नहीं है। इच्छाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और स्त्रियों को अपने मनपसंद वर्ग से विवाह करने का इन्होंने समर्थन किया। तो फ्रेंड्स, ये इनके समाज के प्रति इनके थॉट्स थे और जाति प्रथा का विरोध किया, ये सबसे बड़ा इनका देन था। और समाज में जो भी चीज़ें थी उन्होंने वेदों पर आधारित बताया। तो इन्होंने इनके जो भी कॉन्सेप्ट थे वो समाज पर ये विचार थे। आप और भी ज़्यादा बुक में पढ़ सकते हैं।
फ्रेंड्स पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें कि पॉलिटिकल में इनका क्या था। फ्रेंड्स जैसे हमने अभी बात किया कि ये गांधी नेहरू जैसे राजनेता तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो सत्यार्थ प्रकाश या जो भी उन्होंने पुस्तकें लिखी, वहाँ पर उन्होंने राजनीति के ऊपर भी अपने विचार रखे हैं। फ्रेंड्स पॉलिटिकल फिलॉसफी में इनका ये बात करें कि इन्होंने सबसे पहले एक भाषा की बात किया। एक भाषा, एक भाषा, एक भाषा, एक भाषा हो तो जिससे लोग संपर्क रख सकेंगे और संपर्क साध सकेंगे, और एक देश एक भाषा होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि स्वराज की बात किया। स्वराज, सॉरी यहाँ पे स्वराज, हमने अभी बात किया था ना आगे, स्वराज की उसकी बात किया। स्वदेशी की बात किया फ्रेंड्स, स्वदेशी, स्वदेशी, कि हमें अपनी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए ना कि बाहर की, और ये हमारा कर्तव्य भी है। तो इनके स्वराज, स्वदेशी, एक भाषा, जाति विरोधी है, और अपने अपने धर्म के प्रति विश्वास, अपनी वेदों के प्रति विश्वास, अपनी संस्कृति के प्रति आशा, गौरवान्वित महसूस करना, और सिर्फ अपनी संस्कृति, अपने गौरव को सिर्फ यहाँ तक सीमित न रख करके पूरे विश्व में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को प्रसारित प्रचारित करने का। फ्रेंड्स आप कहीं पे भी आर्य समाज के कॉलेज संस्थान देख सकते हैं, तो ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। तो फ्रेंड्स ये पॉलिटिकल ज़्यादा इनके वो थे नहीं, और इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर के आगे जो हमें देखने को मिलते हैं, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, इन्हीं के विचारों से प्रभावित थे। और बहुत से ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनके विचारों से प्रभावित थे, और इनके विचारों को ही आगे बढ़ाया। और अध्यात्म राष्ट्रवाद की, चाहे हम विवेकानंद जी की बात करें, अरविंद की बात करें, तो इनके ही विचारों से वो कहीं ना कहीं प्रभावित थे। ये उनके फ्रेंड्स पॉलिटिकल थॉट्स थे। पॉलिटिकल थॉट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनका यही था। और आप अगर बुक में ज़्यादा कुछ पढ़ सकते हैं। एजुकेशन आइडिया की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, एजुकेशन के ऊपर इनके विचार थे कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। फर्स्ट की शिक्षा, जो शिक्षा है वो सभी के लिए हो, ठीक है, सभी के लिए हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और इन्होंने स्त्रियों के खासकर इस शिक्षा को समर्थन दिया। और इनका कहना था कि अगर स्त्री को हम शिक्षा देते हैं तो वो अपने बच्चों को शिक्षा देती है, और ऐसे समाज का विकास होता है। स्त्रियों की शिक्षा पर इन्होंने बहुत जोर दिया। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो वेद हैं वो सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए, और सभी को वेदों का अध्ययन करना चाहिए, चाहे फिर वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम वर्ण का सदस्य रहा हो, वो अपने वेदों का अध्ययन कर सकता है। किसी को रोक नहीं है कि वो वेदों का अध्ययन या अध्ययन नहीं कर सकता, या उनके जो मंत्र हैं उन्हें नहीं सुन सकता है। तो इनके फ्रेंड्स एजुकेशन पर ये आइडिया थे। स्त्रियों का खासकर ये इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि इन्होंने स्त्रियों की जो शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा थी उस पर खासा ध्यान दिया है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन की। तो फ्रेंड्स हमने अभी बात किया कि ना कि कंट्रीब्यूशन के इनका क्या था। जिस तरीके से वेस्टर्न में मार्टिन लूथर किंग थे कि बाइबल की जो गलत फहमियां थी लोगों के मन में, या जो गलत कॉन्सेप्ट थे उनको अलग किया, और उसको लोगों में, जो वेस्टर्न के लोग थे उनको बाइबल की ओर ले चलने का बोला कि आप बाइबल की ओर चलो। ठीक उसी तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि उस समय पर लोगों को जगाने का प्रयास किया, जब ब्रह्म समाज वेस्टर्न के कल्चर को फॉलो कर रहा था, वेस्टर्न के संस्कृति को महत्व दे रहा था, तो उस टाइम पे इन्होंने अपने धर्म को ऊपर लाए और लोगों को आकर्षित किया कि हमारा धर्म भी किसी से कम नहीं है, हमारी संस्कृति किसी से कम नहीं है, हम भी अपने धर्मों के अनुसार काम कर सकते हैं, अपने अनुसार हम अपना शासन कर सकते हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट था, जो आगे चल कर के भारतीय स्वतंत्रता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन गया। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है फ्रेंड्स, और ये एक स्थान पाने के योग्य हो जाते हैं। हालांकि ये डायरेक्टली तो नेता थे नहीं, सन्यासी थे, लेकिन ये डायरेक्टली मतलब इनके जो विचार थे वो कहीं ना कहीं हमें भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है उसमें देखने को अच्छे से मिलते हैं कि इन्होंने क्या कुछ बातें कही थी और क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इनका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आर्य समाज की बात करते हैं। जो आर्य समाज है इनका सबसे बड़ा योगदान आर्य समाज का ही
रहा है। और इस आर्य समाज से जो लोग जुड़े हुए थे वो आगे चल कर के जब हम उग्रवादी नरमपंथी पढ़ते हैं तो वो उग्रवादी थे वो इन्हीं के विचारों से प्रेरित थे हैं कि शासन जो है उसे सिर्फ पत्र विनिमय के द्वारा हम आज़ादी नहीं पा सकते, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। और बंग भंग आंदोलन में अब फ्रेंड्स जो बंग भंग आंदोलन था, बंगाल का आंदोलन था 1905 का, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है आर्य समाज का। और आर्य समाज के जो जुड़े लोग थे बाल पाल गंगाधर तिलक, तो इनका कंट्रीब्यूशन इसी तरीके से पॉलिटिकल थॉट में रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपके जो एजुकेशन वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझने में मदद करेगा। और आप जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, बुक्स में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा इनके कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान चैप्टर था ये है। इन्होंने अपनी हिंदी भाषा थी उसको महत्व दिया, और हिंदू जो धर्म था सनातन धर्म और वेदों की ओर लौटो, इनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो। और जो उस टाइम की परिस्थितियां थे उस उनके अलग होकर एक जो रोमा रोला थे, एक विचारक है, उन्होंने इन्हें कहा कि जब सब लोग सो रहे थे, जो सारे लोग जो सो रहे थे, तब स्वामी विवेकानंद एक वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को जगाने का प्रयास किया और लोगों से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को जगाने का प्रयास किया और लोगों की रक्षा किया भारतीय संदर्भ में। तो ये था इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये इन्होंने योग पर खासा ध्यान दिया था। आप इनका शरीर देख सकते हैं कि योग हष्ट पुष्ट रहने पर बात किया था। और इनकी जो रचना थी, इनकी रचना की अगर ऊपर बात करें तो फ्रेंड्स से इनकी रचना थी सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना थी। और इसमें इन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर भी बात किया है, राष्ट्रवाद के ऊपर भी बात किया है इस रचना में। और राजनीति के इनके विचार भी इसमें कुछ कुछ मिल जाते हैं। और दूसरा था इनका फ्रेंड्स एक और योग के ऊपर भी, ऋषिद वेद भाषिका भाषिका ये इनकी रचना थी फ्रेंड्स। ये दो इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी इनकी पॉलिटिकल थॉट्स। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और आपके जो भी कमेंट या क्वेरी हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसे ही वीडियोस और अपलोड करते रहेंगे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।